एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारी बातें इनके बारे में की जाती हैं कि अभी लंच टाइम है, आप कल आइएगा, राइट? पर पिछले कुछ दिनों के अंदर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी हैविली क्रैकडाउन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर। पिछले दिनों के अंदर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले इनको बोला कि आपको पूरी डिटेल्स जारी करनी होंगी आपके इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रिगार्डिंग। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डेटा दिया भी, हालांकि काफ़ी बीच में काफ़ी जद्दोजहद के बाद उन्होंने ये डेटा दिया, पर उसके अंदर भी अगर देखने को मिलेगा कि जो कोड्स थे उन बॉन्ड्स के, उनको यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिस्प्ले नहीं किया। तो यहाँ पर ना 19 मार्च को अब ये केस लिस्ट हुआ है, जब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस दिया है कि अगर आपने मिसिंग यूनिक कोड्स आखिर क्यों नहीं दिए। अब इसके रिगार्डिंग सुनवाई 19 मार्च को होगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो लोकसभा के जो इलेक्शन की डेट्स हैं उनको आज अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, तो हमें पता लग जाएगा कब लोकसभा के चुनाव कहां पर होंगे एंड कब उनका रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है इन 2017, क्योंकि देखो अब इलेक्शन का शेड्यूल आने वाला है तो आप सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। तो डेफिनेटली मैं सबसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को पढ़िए एंड कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। सभी से मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, डेट है आज की 16 मार्च 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। पहला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है दैट इज बैन ऑन हार्मफुल डाइज यूज्ड इन फूड। देखो, आप लोग गोभी मंचूरियन खाते होंगे, हाँ सर काफी अच्छा लगता है। उसके साथ ही साथ आप लोगों ने कॉटन कैंडी जरूर खाई होगी। ठीक है ना, अलग अलग जगह के इसके अलग अलग नाम है। हमारे यहाँ पे इसको बूढ़ी माई के बाल बोलते हैं, आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं बताना आप मुझे। ठीक है, ये कॉटन कैंडी आप जानते होंगे, इस तरह से लोग मतलब बच्चे बहुत ज्यादा इसको खाते हैं। अब यहाँ पर ना कर्नाटका के अंदर हार्मफुल डाइस को बैन कर दिया गया है, जो कि गोभी मंचूरियन, कॉटन कैंडी इनके अंदर यूज होती है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। क्या कभी आप लोगों ने ये सोचा कि यार ये पिंक कलर कैसे आ रहा है इसका? हाँ, हमें पता है यार इसमें आप लोग शुगर वगैरह यूज करते हो, दैट इज फाइन, पर ये पिंक कलर कैसे आ रहा है? कभी ये सोचा? द आंसर इज उसके अंदर एक कलरिंग एजेंट यूज होता है जिसका नाम है रोडामीन बी। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो आपका होता है ना केमिकल, ये पिंक कलर का होता है। इस पिंक कलरिंग एजेंट की वजह से ये पिंक कलर इसके अंदर देखने को मिलता है। साथ ही साथ रोडामीन बी तो होता ही है, काफी सारे उनके अंदर टार्ट्रेजिन ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं बात करता हूँ ना गोभी मंचूरियन की, तो गोभी मंचूरियन देखो एक नॉर्मल भी बनते हैं, पर उसके अलावा यहाँ पर ना कर्नाटका की वहाँ के जो स्टेट थी उसके अंदर गोभी मंचूरियन के कुछ सैंपल लिए गए। उन सैंपल के अंदर लगभग 60% सैंपल्स के अंदर ये देखा गया कि या तो उनमें सनसेट येलो नाम का एक केमिकल था, या फिर कार्मोसिन नाम का एक केमिकल था, या फिर टाट्राजीन नाम का एक केमिकल था। और ये सारे जो आपके केमिकल्स हैं ना, इससे हो सकता है क्या सर? इससे हो सकता है कैंसर। एंड इवन आपकी जो कॉटन कैंडी के अंदर जो मैंने आपको बताया रोडामाइन बी की जो मैंने बात बता रहा हूँ, यहाँ पर भी ये कैंसर कॉज कर सकता है। और ऐसा पाया गया कि लगभग 60% जो कॉटन कैंडीज बिक रही हैं मार्केट के अंदर, उनके अंदर ये केमिकल को यूज किया जा रहा है। क्या ये बात समझ आई? तो थोड़ा सा ध्यान से खाना अगली बार ये खाओगे। कर्नाटका में तो यहाँ पे उन्होंने बैन ही कर दिया है इस पर्टिकुलर हार्मफुल डाइस को। उन्होंने कहा है कॉटन कैंडी आप बेचो, पर ये पिंक वाली मत बेचो क्योंकि इसमें अंदर इश्यूज हैं। गोभी मंचूरियन बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, पर गोभी मंचूरियन बनाते टाइम आप ये सारे केमिकल्स का इस्तेमाल मत करो, ये यहाँ पे बात है। ठीक है ना, तो ये जो सारे केमिकल्स हैं इनको डाइंग वगैरह के प्रोसेस के अंदर यूज किया जाता है। कई बार कलर देने के लिए यूज किया जाता है, आपके टेक्सटाइल्स के अंदर यूज किया जाता है। कई बार आपके पाइप वगैरह के अंदर लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए चेक किया जाता है, क्योंकि कलर उससे हिसाब से पता लग जाता है हमें। तो ये सारे केमिकल इस तरह से यूज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो यूज है अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर बैंड है, पर फिर भी रोडामिन बी को काफी सारे अलग अलग, जैसे आपका चिल्ली पाउडर हो गया, चिल्ली ऑयल हो गया, इवन आपके सॉस वगैरह के अंदर भी ना रोडामिन बी का आपको यूजेज देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये कार्सोजेनिक होता है, दैट इज इससे कैंसर कहीं ना कहीं कॉज हो सकता है। इसके अलावा ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है, तो पानी के अंदर आराम से सॉल्युबल हो जाता है। एंड साथ ही साथ ये फ्लोरेसेंट है, एक लाइट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, मतलब एक कलरिंग एजेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। ये नेचुरली अकर नहीं करता एंड इसको यहाँ पे हमें सिंथेसाइज करना पड़ता है। तो अगर इस पर्टिकुलर मैं केमिकल की बात करूं तो टेक्सटाइल कलरिंग के अंदर, कहीं ना कहीं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के अंदर, जहां पर हमें कहीं ना कहीं विजुअलाइजेशन करना होता है अलग अलग आपके स्ट्रक्चर्स का, एंड ये सारे
इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी इसकी बहुत सारी हैं, कॉस्मेटिक्स हो गया, फूड कलरिंग एजेंट्स हो गया, इंक हो गया, बेसिकली डाइंग पर्पसेस के लिए इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। एंड नेगेटिव इम्पैक्ट इसके बहुत सारे हैं, जैसे मैं आपको बता भी रहा था। एक तो आपका हो गया कि ये सेल अपोप्टोसिस के अंदर परफॉर्म करता है, दैट इज़ ये सेल की डेथ को कॉज़ कर सकता है। इसके साथ ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की मतलब क्या होता है कि जो हमारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होते हैं एंड एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस होता है, उसके बीच में ये एक इम्बैलेंस को क्रिएट कर सकता है। ठीक है? एंड उससे काफ़ी सारे हमारी बॉडी के अंदर टिश्यू डैमेज हो सकते हैं एंड अलग-अलग और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ इंजरीज़ हो सकती हैं, इस तरह की चीज़ें। बाकी स्टमक के अंदर इरिटेशन हो सकती है, ब्रीथिंग के अंदर डिफ़िकल्टी हो सकती है, इन सभी केमिकल्स के द्वारा। ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में तो हमने कंप्लीट डिटेल में चर्चा कर ली, रोडामिन बी के बारे में। इसका पिंक कलर होता है, उसी तरह से कार्मोज़िन जो होता है, उससे स्किन रैशेज़ या रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ हो सकती हैं, जिसका कलर आपको रेड देखने को मिल जाएगा। सनसेट येलो की बात करें, तो इससे भी एलर्जी होती है, ये येलो कलर का होता है। और टाट्राज़ीन जो मैं केमिकल की बात कर रहा हूँ, इससे आपके एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ येलो कलर्ड केमिकल। तो आपके खाने के अंदर बहुत सारा यूज़ होता था, जो कि आपका गोभी मंचूरियन हो गया, आपका आपका जो कॉटन कैंडी हो गया, तो इसके अंदर इनका इस्तेमाल अब बैन कर दिया गया है कर्नाटका के द्वारा। डेफ़िनिटली बाकी जगह पे भी इसका बैन कर देना चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दिस यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। देखो, इलेक्शन जैसे आज अनाउंस हो ही जाएँगे, मैंने अभी आपको बताया। तो हमारी सरकार ना इलेक्शन से पहले बहुत कोशिश कर रही है अलग-अलग कंट्रीज़ के साथ कि एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ साइन हो जाए। पिछले दिनों के अंदर हमने ईएफटीए भी डिस्कस किया था, राइट? अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, इनके साथ हम इंडिया काफ़ी स्ट्रांगली परस्यू कर रहे हैं कि हमारा एफटीए इनके साथ भी अच्छा, मतलब जल्दी से जल्दी यहाँ पे फाइनलाइज़ हो जाए। और भी कंट्रीज़ का तुम्हारी कोशिश है, पर यहाँ पर आप इसको समझो कि आखिर यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है क्या? देखो, अगर हम बात करते हैं ना, देखो जब 1991 के अंदर यूएसएसआर का हमें डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है, तो अलग-अलग पार्ट्स के अंदर उसका नई-नई कंट्रीज़ फॉर्मेशन होती हुई देखने को मिलती है। अब इंडिया के यूएसएसआर के साथ हिस्टोरिकली भी रिलेशनशिप अच्छे रहे हैं। आज के समय में अगर हम बात करें, चाहे वो कोई भी कंट्री हो उनमें से, रशिया, बेलारूस हो गया, आपका कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया, इनके साथ हमारे रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। इवन अभी जैसे आर्मेनिया और अज़रबैजान का आप जानते हो ना, आपस में कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज़ हुआ नगोर्नो-काराबाख रीजन की वजह से। तो इंडिया ने आर्मेनिया के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट अपना एक इंक्रीज़ कर दिया। अज़रबैजान थोड़ा पाकिस्तान और टर्की के साइड में जा रहा है, पर आर्मेनिया के साथ हमारा रिलेशनशिप बढ़ता जा रहा है। तो ये जो पाँचों कंट्रीज़ हैं, बेलारूस, आर्मेनिया, रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये आज के समय आपकी यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की यहाँ पे मेंबर हमें देखने को मिल जाती हैं। 2014 में जब इसको फॉर्म किया गया था ना, तो यहाँ पे 3 ही कंट्रीज़ थी, बेलारूस, कज़ाकिस्तान और रशिया। फिर 2015 के अंदर आर्मेनिया ने जॉइन कर दिया एंड उसके कुछ महीनों के बाद ही आपका किर्गिस्तान भी यहाँ पे जुड़ गया। तो आज के समय टोटल 5 कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं। इंडिया इनके साथ एफटीए यहाँ पे बातचीत काफ़ी हेवीली कर रहा है। ध्यान रखिएगा, जैसे ईयू के अंदर तो आपकी नॉर्मली काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर कॉमन करेंसी देखने को मिलती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के अंदर। यहाँ पर आपको एक एग्ज़ेक्युटिव बॉडी यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन भी देखने को मिल जाएगी, जो कि डे टू डे ऑपरेशंस को देखती है एंड इनकी एक टॉप मोस्ट बॉडी होती है, दैट इज़ सुप्रीम यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल। कोशिश यही है कि आपस में कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाई जाए, एक फ्री ट्रेड ज़ोन यहाँ पे क्रिएट किया जाए, तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है? तो जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, बाकी वेस्टर्न ट्रेड एग्रीमेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन होता है। यही कोशिश इन पाँचों कंट्रीज़ की भी है कि साथ में मिलके अच्छे से कोऑपरेट यहाँ पे किया जा पाए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम। देखो, हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने यहाँ पर ना 2 चीज़ों को इनॉग्रेट किया है। क्या है? एक पहला है डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा एक मोबाइल ऐप इन्होंने लॉन्च करी है, संकलन। देखो, पहले मैं आपको ना ये संकलन ऐप के बारे में समझाता हूँ। अब आप लोग एक बात नोटिस करोगे कि पिछले दिनों के अंदर, मतलब कुछ महीने पहले, हमने नोटिस किया कि हमारे जो आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, इनके नाम चेंज हुए हैं। मतलब नाम चेंज क्या है, इनकी जगह नए हमारे आ गए हैं, ठीक है ना? एंड उनमें कुछ चेंजेस भी देखने को मिले हैं। अब बीइंग अ सिविल सर्वेंट हमें कुछ पता है कि यार हाँ, इसमें ये बदलाव है, इसमें ये बदलाव है, इसमें नई नई चीज़ ऐड करी गई है। सिमिलरली हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको भी तो इनके बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए ना। तो दरअसल में ना संकलन ऐप के अंदर क्या है, हमारे जो नए क्रिमिनल लॉज़ लाए गए हैं, ठीक है ना? उनका हमें एक तरह से एक कॉम्पेंडियम आपको देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ आपके जो क्रिमिनल लॉज़ हैं, उनके अंदर एक समरी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना? तो एक समरी यहाँ पे बनाई गई है एनसीआरबी के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा एंड साथ-साथ ये भी बताया गया है उसके अंदर कितने कहाँ पे कितने इश्यूज़ आ रहे हैं,
कितने कहीं न कहीं केसेज़ हमें देखने को मिल रहे हैं, उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो उसकी एक समरी यहाँ पे आपको इस संकलन ऐप के अंतर्गत देखने को मिल जाएगी। तो आपके जो ओल्ड और जो नए क्रिमिनल लॉज़ हैं, उनके अंदर आपको चेंजेस क्या-क्या हैं, कैसे ये ब्रिज की तरह काम कर सकते हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड आपके सभी स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ ये आपका ऑफलाइन मोड के अंदर भी काम करेगा, अलग-अलग एरियाज़ के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी हो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, तो वो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं संकलन ऐप के माध्यम से। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे जो क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, तो इसको एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया है। कोशिश ये रहती है कि आपके जो भी टेररिज्म हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के केसेस हो गया, उनके अंदर अच्छे से कोऑर्डिनेशन हो पाए, डिफरेंट डिफरेंट आपकी जो स्टेट्स हैं एंड आपके जस्टिस डिलीवरी को यहाँ पे इम्प्रूव किया जा पाए। तो एनआईए पर्सनल यहाँ पे बाकी स्टेट्स के साथ भी अच्छे से कोऑर्डिनेट यहाँ पे कर पाएँगे डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज़ के रिगार्डिंग। तो स्टेट पुलिस फोर्सेस की यहाँ पे काफ़ी मदद हो पाएगी, यूज़र फ्रेंडली इनको बनाया गया है एंड स्ट्रीमलाइन वे से आप स्टैंड इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर पा रहे हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू पोपो कैटापल्ट वोल्केनो। देखो ये जो अगर मैं वोल्केनो की बात करूँ ना, तो ये आपको मेक्सिको के अंदर देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली क्या है, पिछले कुछ टाइम से ये जो पर्टिकुलर वोल्केनो है ना, यहाँ से बहुत वोल्केनिक ऐश हमें देखने को मिल रही है, जिस वजह से मेक्सिको सिटी के अंदर काफ़ी सारे हमें यहाँ पे इश्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। पहले तो आप ना इसकी यहाँ पे लोकेशन देखो इस पर्टिकुलर वोल्केनो की, तो ये वोल्केनो आपको मेक्सिको में देखने को मिल जाएगा। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ये जो पर्टिकुलर नाम आया ना, अपने आप में काफ़ी डिफ़िकल्ट नेम है, पर ये नाम आया है स्मोकिंग माउंटेन से, जो कि वहाँ की लैंग्वेज है, उससे ये यहाँ पे डोनेट करता है। तो मेक्सिको सिटी के बहुत ही नज़दीक आपको लगभग 70 किलोमीटर्स दूर वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर आप नोटिस करो, ये जो आपका वोल्केनो है ना, ये आपका एक स्ट्रेटो वोल्केनो है। आप टाइप्स ऑफ वोल्केनो बहुत अच्छे से पढ़ते हो अपनी ज्योग्राफी के अंदर, तो ये आपका स्ट्रेटो वोल्केनो आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ पर आप नोटिस करोगे, एक तो स्टीपनेस इसकी है, प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर आपकी वोल्केनिक ऐश की और आपकी लावा की बहुत सारी ऐसे-ऐसे अलग-अलग आपको लेयर्स फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, ये एक एक्टिव वोल्केनो है। जिसके कि आपको देखने को मिलता है कि 14th सेंचुरी से ही अलग-अलग इरप्शंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसके अगर मैं आपको बात करूँ पिछली सेंचुरी की, तो 1947, 1994, 2000, 2005 एंड अभी जो ऑनगोइंग एक्टिविटी है सिंस 2013, तो बहुत सारी इरप्शंस आपको देखने को मिलती हैं। अगर मेक्सिको की अगर मैं बात करूँ ना, तो मेक्सिको में इट इज़ द सेकंड हाईएस्ट पीक आफ्टर सिट्ला-पिटल, ठीक है ना? तो ये इसके बाद सेकंड हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी हाइट लगभग 5426 मीटर है अबव द सी लेवल। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको इसके बारे में जानने चाहिए थे, स्पेशली इसकी लोकेशन एंड साथ ही साथ आप वोल्केनोज़ की जो बेसिक्स हैं कि अलग-अलग टाइप ऑफ वोल्केनो क्या होते हैं, उनके बारे में आप प्लीज़ एक बार अपने ज्योग्राफी की बुक से पढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विद रिगार्ड्स टू जेटको। जेटको क्या होता है? जेटको होता है जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी। अब इस तरह के इंडिया ना एग्रीमेंट्स अलग-अलग कंट्री के साथ करता रहता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बहुत सारी कंट्री के साथ किए हुए हैं, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, साउथ कोरिया, कनाडा, मॉरिशस, ओमान। अभी हमने एक नया जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ? डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ। डोमिनिकन रिपब्लिक की जब मैं बात करता हूँ तो आप देख पाओगे यहाँ पर कैरेबियन सी के अंदर ही आपको एक कंट्री देखने को मिल जाएगी, डोमिनिकन रिपब्लिक। इसकी कैपिटल यहाँ पे आपको सेंटो डोमिनिगो देखने को मिल जाती है। तो एक करीबियाई देश है जो कि हैती के साथ अपना बॉर्डर यहाँ पे टच करता है वेस्टर्न साइड के ऊपर। डेफिनिटली देखो इस जगह पे होने की वजह से बहुत सारे आपको रेन फॉरेस्ट, सवाना, हाइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएँगे। साथ ही साथ अगर मैं आपको 1-2 पॉइंट्स और बताऊँ, तो इस जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमेटी एग्रीमेंट के माध्यम से दोनों देशों के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कमर्शियल रिलेशन काफ़ी इंक्रीज़ होंगे एंड साथ ही साथ आपस में कोऑपरेशन इंक्रीज़ करना, इन्फॉर्मेशन शेयर करना, डिबेट करना और बाकी अपने टाइज़ को, चाहे वो इकोनॉमिक टाइज़ हो या बाकी टाइज़ हो, उनको इम्प्रूव करना अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाएगा। इंडिया के लिए भी बेहतरी है क्योंकि डेफ़िनिटली हमारा जो लैटिन अमेरिका है एंड कैरेबियन मार्केट्स हैं, उनके लिए एक गेटवे की तरह ये यहाँ पे काम करेगा। तो इसकी लोकेशन हो गया एंड ये जेटको होता क्या है, आई होप ये चीज़ें आप यहाँ पे समझ गए होंगे। दोस्तों आज की डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन-सा ठीक है एंड कौन-सा गलत है, राइट? तो ट्रू और फॉल्स के माध्यम से आप मुझे नीचे कमेंट्स में इसका भी आंसर बता सकते हो। कल मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब मैं बात करता हूँ ना प्रसार भारती की, तो प्रसार भारती आप जानते हो ये क्या है? ये एक नॉन स्टैट्यूटरी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द प्रसार भारती एक्ट उसको एस्टैब्लिश किया गया था, तो पहला इनकरेक्ट हो जाएगा। पीबी शब्द प्लेटफ़ॉर्म की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि
डेली न्यूज़ फीड्स आपकी अलग-अलग फॉर्मेट्स के अंदर इसके अंदर मिल जाएगी। येस, दैट इज़ करेक्ट, ये पीबी आपका प्रसार भारती को ही डोनेट करता है। पीएम सूरज पोर्टल की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नहीं, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, तो थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है? नहीं, दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा एमसीक्यू के अंदर? देखो, एक तो स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर के अंदर मैंने आपको इलेक्शन कमीशन वाला क्वेश्चन दिया था, पहले आपको वो सॉल्व करना है। दूसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमी, जहाँ पर ये 2022 में हमसे ये सवाल पूछा गया था। कल आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था एआर और वीआर का, यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी और आपका जो वर्चुअल रियलिटी होती है। देखो यहाँ पर ना इस इमेज को ध्यान से देखो। जब मैं बात करता हूँ एआर और वीआर की, इसमें फ़र्क यही होता है कि जब लेट्स से ये एग्ज़ाम्पल यहाँ समझो वर्चुअल रियलिटी वाला। वर्चुअल रियलिटी में मतलब क्या होता है? जैसे इस पर्सन ने अपने आईज़ के ऊपर कुछ लगा लिया, ठीक है ना? आईज़ के ऊपर ये इक्विपमेंट लगा लिया। तो होता क्या है, आप प्योरली एंड प्योरली वही देखोगे जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है ना? ऐसा लगेगा कि आप पूरा इसी के अंदर इन्वॉल्व्ड हो। कई बार आप लोगों ने देखा होगा ना कि एक हेडसेट वगैरह लगा दिया जाता है एंड उस वजह से आप पूरे एक नए एनवायरनमेंट के अंदर एनग्रॉस हो जाते हो। ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है? ऑगमेंटेड रियलिटी के अंदर ये होता है कि आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो आप देख पा रहे हो, उसी के साथ इंटरेक्ट करते हो। आप लोगों ने ना शायद पोकेमॉन गो गेम खेली होगी। उस पोकेमॉन गो के अंदर क्या होता है? आप अपनी सराउंडिंग्स को देखते हो, प्लस उसके साथ कुछ और चीज़ें ऐड हो जाती हैं। बेसिकली फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कहीं न कहीं डिजिटल कंटेंट ऐड हो जाता है, तो दोनों चीज़ें मिलकर यहाँ पे काम करती हैं। जबकि जब मैं बात करता हूँ आपकी वर्चुअल रियलिटी की, तो आप बिल्कुल एक नए एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाते हो, आर्टिफिशियली जिसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। उसमें कुछ भी आपके रियल वर्ल्ड का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होता। ऑगमेंटेड के अंदर आपको दोनों का कुछ ना कुछ कॉम्पोजिशन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ये जो बात कर रहा है, तो इस स्टेटमेंट के अंदर जो बात कर रहा है कि एआर के अंदर सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है पर फिजिकल वर्ल्ड को पूरी तरह शट कर दिया जाता है, ये बात अपने आप में गलत है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, वीआर के अंदर कह रहा है कि रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप इमेजेस को प्रोजेक्ट करते हो। नहीं, देखो ये उल्टा कर दिया है, एआर की जगह वीआर कर दिया, वीआर की जगह एआर कर दिया गया है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करूं तो यहाँ पर कह रहा है कि ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव द एक्सपीरियंस, बिल्कुल ठीक बात है, जैसे पोकेमॉन गो का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। चौथे स्टेटमेंट के अंदर बात करते हैं कि वर्चुअल रियलिटी के अंदर आपका जो रियल वर्ल्ड है वो पूरी तरह से क्लोज हो जाता है एंड कहीं ना कहीं एक नया एक्सपीरियंस आपको मिलता है, तो ये बात करेक्ट है। तो तीसरा चौथा बिल्कुल ठीक है, पहला दूसरा आपका इंटरचेंज था, तो इस वजह से वो चीज़ आपको आई होप समझ आ गई होगी। एक आपको और होमवर्क दिया था मैंने आपको, दैट वाज विद रिगार्ड्स टू आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इनमें से कौन कौन सी है। देखो, अगर आप अच्छे से चीज़ें ये पढ़ते हो ना तो बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाते हैं सॉल्व करने। और ये सारे मुद्दे, चाहे एनसीबीसी, एनएचआरसी, एनएल लॉ कमीशन हो गया, एनसी नेशनल कमीशन फॉर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन, ये सारे हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए भी हुए हैं। एनसीबीसी आप जानते हो, देखो आज के समय क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 102nd अमेंडमेंट किया गया था, उसके माध्यम से इसको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया था, तो एनसीबीसी बिल्कुल आज के समय कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एनएचआरसी की बात करूं तो भैया नहीं, ये 1993 के अंदर आपका जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट था वो ले आया गया था, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नेशनल लॉ कमीशन की बात करूं, ना ये स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये तो आप जानते हो ये एक एग्जेक्टिव बॉडी है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। एंड उसी तरह से फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन, ये क्या है आपका सर? ये आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? क्योंकि आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके माध्यम से बनी है। तो एक्चुअल में सिर्फ एक ही जो फर्स्ट वाला था वही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाकी सारी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन, आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल में जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।